तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसी चीज के साथ स्ट्रगल करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो पा रही होती है, क्वेश्चंस नहीं होते, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ग्राफ नहीं होते और केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये वन शॉट बेटा आप लोग किसी हालत में मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैंने स्टार्टिंग से एंड तक एक एक बात को आप लोग के लिए सिंपल और ईजी कर दिया है। और इस वन शॉट के बाद आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होने वाला और बोर्ड्स में एक भी नंबर आपका इस चैप्टर से कटने नहीं वाला। तो किसी भी हालत में को मिस मत करिएगा और पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करिएगा। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने यहाँ पे क्लास 12th के वन शॉट्स कंप्लीट करने हैं और आपके रिवीजन्स को यहाँ पे और भी ज्यादा एक्सेलरेट करना है। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए थर्ड चैप्टर जो है ऑलरेडी बेटा सॉल्यूशंस कर चुकी हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर चुकी हूँ। थर्ड चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन शायद आपको नहीं लगता होगा। लेकिन इस वीडियो के बाद आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। तो लेट्स मेक श्योर कि इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ लें। ठीक है, लेट्स गो टू द चैप्टर। ब्रीफिंग बहुत सिंपल लेने वाले हैं, बहुत सिंपल रखने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस फील ना हो। ऑल्सो मेक श्योर कर दीजिएगा कि सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। ठीक है, ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर में हम क्या बात करते हैं और व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो आई थिंक एवरीवन शुड नो कि काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी कि इस चैप्टर में हम बात करते हैं मूवमेंट की। किसकी बात करते हैं? मूवमेंट की। किसकी? मूवमेंट की बात करते हैं, एक रिएक्शन की मूवमेंट की। और मूवमेंट से मेरा मतलब है स्पीड, राइट। और इसी स्पीड को आप बोल देते हैं रेट। सो टेक्निकली बेटा इस चैप्टर में आप एक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो, और रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, कैसे आप उसे क्या कहते हैं एक्सप्रेस करते हो, क्या क्या चीजें रहती हैं रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व, वो सब इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यार फॉर एग्जांपल जब भी मैं स्पीड की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में कार आएगी, और कार या कुछ भी आ सकता है। तो कार की अगर मैं बात करूं तो कार एक समय के साथ एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो ऐसे ही रिएक्शन भी समय के साथ कुछ कंसंट्रेशन गेन या लूज करता है, राइट। सो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप इसे बोल सकते हो कि मैम ये होगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, रिएक्टेंट की भी चेंज है और प्रोडक्ट की भी चेंज है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अपॉन में बेटा हो जाएगा चेंज इन टाइम। सो अगर मैं बात करूं तो आपका रिएक्टेंट का चेंज हो या प्रोडक्ट का चेंज हो, दोनों ही चेंजेस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ आप एक रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन या डिफाइन करते हो। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा मोलारिटी होता है, तो उसे आप मोलारिटी के टर्म्स में लिखोगे और टाइम को आप सेकंड लिखोगे। तो इसकी यूनिट मोलर सेकंड इनवर्स हो सकती है, या फिर मोलारिटी की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑल्सो बेटा ये जो पीडीएफ है ये आप लोग को मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, विच इज आयुषी शर्मा केमिस्ट्री। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक भी होगा, अदरवाइज आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करने का, वहां पे भी आप कर सकते हो। बट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाले समय में आप लोग को जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं ऑटोमेटिकली वहां पे कवर कर रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग। ओके, सो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बोल सकते हो कि मैम अगर मैं बोलूं इसका कंसंट्रेशन पहले A1 था, अब इसका A2 है, इसका B1 था, अब इसका B2 है। तो अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करूंगी तो आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि A2 माइनस A1 लिख दोगे, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आप क्या लिख सकते हो? B2 माइनस B1 लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप इसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज को आप डेल्टा ए या फिर डेल्टा बी भी बोल सकते हो, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो समय के साथ आपका जो रिएक्टेंट है वो घट रहा है, तो यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहां से आप ये बोल सकते हो कि A2 आपका एक स्मॉलर वैल्यू होगा A1 से, और अगर आप स्मॉल में से 1 बड़े वाले नंबर को माइनस करोगे तो ये पूरा टर्म बेटा आपका नेगेटिव होगा, यानी कि यहां से जो चेंज आएगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा और यहां से जो आपको चेंज आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है बात। अब अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने को बोलूं तो यहां से रेट हो जाएगा डेल्टा ए चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, यहां से रेट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम।
लेकिन ऑल्सो रेट हमेशा पॉजिटिव होता है और डेल्टा ए आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके आगे आप माइनस का सिंबल लगा देते हो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहे। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट का रेट जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके आगे आप माइनस का सिंबल लगाते हो, विच शोज कि कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीजिंग है। दैट डजंट मीन कि रेट आपका नेगेटिव है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे दे और वहां से आपको बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको मैंने दिया A प्लस बी गिविंग C और इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रिएक्टेंट के रेट को आप माइनस से शो करोगे और प्रोडक्ट को प्लस से। तो यहां से आप रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो कि माइनस डेल A बाई डेल टी होगा, यहां से आप बोल सकते हो माइनस डेल B बाई डेल टी होगा और यहां से आप बोल सकते हो डेल C बाई डेल टी होगा। तो यहां से आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स को शो कर रहा है और ऑल्सो ये आप लोगों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली यहां से ऑब्जर्व और क्लोजली विजिबल भी हो रहा है। एक बात और यहां से आप ये भी याद रखिएगा कि जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स है, मतलब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे इसकी ए की बात करूं या बी की बात करूं या सी की बात करूं, इन तीनों ही जो टर्म्स है बेटा इनकी वैल्यूज सेम होंगी, है ना, सेम वैल्यू आएगा। एक दो है तो बाकी सब भी दो ही होंगे, क्योंकि रेट आप किसी के रिस्पेक्ट पे भी निकालो सेम ही वैल्यू आप लोग को यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, तो अगेन अगर आप लोगों को कोई भी रिएक्शन दिया है तो आप उसका रेट लिख सकते हो। अब दूसरी बात, अगर मैम इसमें स्टीशियोमेट्री आए तो फिर कैसे रेट को लिखे, तो अगर मेरी बात होगी स्टीशियोमेट्री की, जैसे अगर मैं बोलूं अगर मेरे पास है A प्लस 2B गिविंग C, तो यहां से आपको एक बात याद रखना है, जब भी आप स्टीशियोमेट्री लिखोगे तो उसका आपको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, जैसे अब A के आगे तो कुछ नहीं है और C के आगे कुछ नहीं है, B के आगे 2 है, तो B के आगे आपको 1/2 लिखना होगा। तो अगर मैं यहां से रेट बोलूं तो इट इज माइनस अगेन डेल A बाई डेल टी, और B की अगर मैं बात करूं तो इट इज माइनस डेल B बाई डेल टी, लेकिन क्योंकि इसके आगे 2 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 एंड दिस इज डेल C बाई डेल टी। तो जब भी आपको रिएक्शन देगा आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, रिएक्टेंट के आगे माइनस लिखना है, प्रोडक्ट के आगे प्लस लिखना है, और अगर जो भी आपकी स्टीशियोमेट्री है उसका आपको रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, आइए अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास A प्लस 2B गिविंग 3C है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप इसके लिए भी बोल सकते हो क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस डेल A बाई डेल टी हो जाएगा, है ना, माइनस 1/2 डेल B बाई डेल टी हो जाएगा, और ये प्लस में होगा बट 1/3 डेल C बाई डेल टी हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन देगा आई होप आप उसका रेट रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो वहां पे लिख पा रहे होगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर मैंने ये लिख लिया, ठीक है, अगर मैंने ये लिख लिया तो एक कंसेप्ट और है जो आप लोग को याद रखना है, वो है रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अच्छा, अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का आप रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकते हो, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप लिख सकते हो किसका, रिएक्टेंट का। अब यहां पे अगर मैं बोलूं तो रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, A और B, है ना, तो अगर मैं A की बात करूं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या होगा, माइनस डेल A बाई डेल टी, और B का क्या होगा, दैट इज अगेन माइनस डेल B बाई डेल टी। तो आप बोलोगे मैम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या डिफरेंस हुआ, अब देखो A के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि एक में कोई स्टीशियोमेट्री नहीं है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था A के लिए वही इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, लेकिन जहां पर भी स्टीशियोमेट्री आएगा वहां पे आपको बिना स्टीशियोमेट्री के लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और स्टीशियोमेट्री के साथ लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि माइनस 1/2 डेल B बाई डेल टी इज रेट ऑफ रिएक्शन बट जस्ट माइनस डेल बाई डेल टी इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अगर मैं इसे A और C के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये आपके किसके बराबर होगा, तो आपका उसका जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 डेल A बाई डेल टी, या फिर आप इसे इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2 डेल C बाई डेल टी। ठीक है, अगर मैं A के लिए बोलूं तो A के लिए तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा क्योंकि वहां पे कोई भी साइन का प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस 1/2 डेल B बाई डेल टी, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका डेल C बाई डेल टी। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में भी कोई स्टीशियोमेट्री नहीं है, तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं और मैं C के लिए इसको लिखना चाहूं तो C के लिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा दैट इज डेल C बाई डेल टी, और डेल C बाई डेल टी और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम ही है तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिक डिफरेंस बस इतना है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में आपको स्टीशियोमेट्री को रिमूव करके लिखना होगा और रेट ऑफ रिएक्शन में आपको स्टीशियोमेट्री को इंक्लूड करके लिखना होगा। ठीक बात है, आई होप सो सभी को ये बात क्लियर है।
ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल सकते हो, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कितने समय में कितना डिफरेंस आ रहा है उसी को आप रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पास देखो दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब लिखने का तरीका अलग अलग है, एक एवरेज रेट होता है और एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, सो अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं तो एवरेज रेट आपका क्या होगा, दैट इज, बस लिखने का तरीका अलग है। अगर आप बोल रहे हो तो माइनस डेल ए बाई डेल टी इज योर एवरेज रेट, लेकिन अगर मैं इसी को माइनस डी ए बाई डी टी के तौर पर लिखूं तो वो आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस टाइम इंटरवल का। यहाँ पे जो चेंज है, चेंज इन टाइम इज कंपेरेबल, है ना, थोड़ा बड़ा है ना। जैसे अगर आप एक कार को ड्राइव करते हो तो कार की एवरेज स्पीड होती है, तो मतलब एवरेज स्पीड आप फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे में आप उस स्पीड को एवरेज आउट कर रहे हो, लेकिन उस घंटे में हर मिनट में स्पीड बदल रही होगी, तो हर मिनट में जो स्पीड है वो है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि जब टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा उस वक्त अब अगर आप चेंज को लिखना चाहते हो तो उसको आप इंस्टेंटेनियस रेट बोलोगे। तो यानी कि यहाँ पे जो चेंज इन टाइम होगा, है ना, जो चेंज इन टाइम होगा दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो बहुत ही छोटा रहेगा। सो लिखने का बस तरीका जो है वो आपका यहां पे डिफर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए। सो अच्छा, अब अगर मैं लिखने की बात कर रही हूं तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत ही ब्रीफ क्वेश्चन दूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इफ मेरे पास रिएक्शन है a प्लस 2b गिविंग c, है ना, इफ आई से कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस of A is 10 mole second inverse. So I'll say what is rate of reaction. ठीक है, ठीक है, what is rate of reaction. और अगर मैं बोलूं, ठीक है, that is if I say it as 16 mole second inverse. और अगर मैं बोलूं what is rate of disappearance of B और what is rate of appearance of C. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले आप इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां से -1/4 डेल ए बाई डेल टी, -1/2 डेल बी बाई डेल टी और डेल सी बाई डेल टी। ठीक है, अब उसने तुम्हें रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए यानी कि माइनस डेल ए बाई डेल टी दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/4 डेल ए बाई डेल टी, है ना, और माइनस डेल ए बाई डेल टी 16 है, वो आपको दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो 16/4 इसे रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे तो यहां से आंसर क्या आएगा, दैट इज 4 मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दिस विल बी 4 मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, वहीं अगर मैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस की बात करूं, है ना, सो रेट ऑफ डिसअपेरेंस इज, अगर मैं बोलूं -1/2 डेल बी बाई डेल टी इज अगेन रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी भी निकाल लिया, कितना आया हमारे पास 4, है ना। सो अगर मेरे को केवल माइनस डेल बी बाई डेल टी बताना है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 विच इज अगेन 8 मोल सेकेंड इनवर्स। कितना हो जाएगा, 8 मोल सेकेंड इनवर्स। और अगर मैं व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की बात करूं तो सी क्या है, अगर मैं बोलूं तो दैट इज प्लस डेल सी बाई डेल टी इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ये पूरा का पूरा आपका किसके बराबर हो जाएगा, अगेन आपका दैट इज 4, रेट ऑफ रिएक्शन ने ऊपर ही निकाल लिया, 4 मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिप्लेस कर करके इस तरीके का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, जो आप लोगों को यहां पर जिस तरीके से हमने किया है वैसे कर लेना होगा। ओके, सो अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख लिया। अब अगली बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। मेनली आपके रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट इफेक्ट कर रहा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है, जो आप रेट लॉ में पढ़ते हो। टेम्परेचर आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, जो आप अरेंजियस इक्वेशन में पढ़ते हो। और लास्ट आप कैटलिस्ट का रोल पढ़ते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है। ठीक है, तो 3 हिस्सों में आगे डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर मैं रेट लॉ की बात करूं तो रेट लॉ बहुत सिंपल है। रेट लॉ अगर मैं बोलूं तो इट इज अ रिलेशन
रिलेशनशिप जो आपको बताता है कि आपका कैसे रेट केमिकल रिएक्शन जो है उसका जो रेट है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरे पास एक ए था उसके n मोल्स हैं, एक बी था उसके m मोल्स हैं और वो C दे रहा है, तो मैं यहां से बोलती कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर x, B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर y, और जब ये सिंबल हटता तो यहाँ पे कांस्टेंट आता विच इज k, A की पावर x और B की पावर y। ठीक है, तो यानी कि यहां से आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है, कि मेरे पास ये रेट लॉ है जहां पे मैं बोलूंगी मेरा k क्या है, k इज माई रेट कांस्टेंट। और अगला सवाल होगा आपका कि मैम x और y क्या है, तो x और y आपके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर्स हैं जिनको आप बोलोगे कि x प्लस वाई जो है इसका जो सम है ये रिएक्शन का ऑर्डर होता है। ठीक है, इसी को आप ऑर्डर बोलते हैं। और x और y बेटा आपका जो आपका m और n है इसके बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी कि आपका जो ऑर्डर है m प्लस n जो रिएक्टेंट का नंबर है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, तो मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से दो नई टर्म्स आपके पिक्चर में आ चुकी हैं विच इज योर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो एक एक करके इनको भी समझ लेता है। तो सबसे पहले आएगा ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? तो ऑर्डर इज जस्ट द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट ऑल्सो योर ऑर्डर टेल्स यू, है ना, ऑर्डर टेल्स अस हाउ सेंसिटिव, है ना, हाउ सेंसिटिव आर रेट ऑफ रिएक्शन इज टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज। कॉन्सेंट्रेशन चेंज की तरफ मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कितना सेंसिटिव है या नहीं है ये आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन था जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे हम रेट चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन है फॉर एग्जांपल A गिविंग B, ऑर्डर मेरे पास एक बार 0 है, एक बार 1 है, एक बार 2 है। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक रिएक्शन है A गिविंग B और ऑर्डर 0 है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर 0। ठीक, कंसंट्रेशन चेंज में सब में डबल कर रही हूँ, तो अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज डबल किया तो रेट हो जाएगा K2A की पावर 0, और A की पावर 0 भी होता है और 2A की पावर भी 0 होता है, तो यहाँ पे भी रेट K के बराबर है ना, यहाँ पे भी रेट आपका K के बराबर है और यहाँ पे भी आपका रेट K के बराबर है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं हुआ अगर ऑर्डर 0 है। अगर ऑर्डर 0 है तो रेट पर कोई असर नहीं होगा अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे। किसने बताया? ऑर्डर 0 ने। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं होता है। और वहीं अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो रेट हो जाएगा यहां से K A की पावर 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिर से डबल कर रही हूं तो यहां से रेट हो जाएगा K2A की पावर 1, 2 बेटा बाहर आ जाएगा तो KA की पावर 1 और आगे 2 विच इज 2 इंटू पुराना रेट, क्योंकि KA की पावर 1 इज योर ओल्ड रेट। तो नया रेट बेटा कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 2 टाइम्स, यानी कि यहां पे ये क्या हुआ? डबल। तो अगर बेटा आपका ऑर्डर 1 है तो जो भी चेंज आप कंसंट्रेशन में करोगे वही रेट पर होगा, क्योंकि यहां से आपका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, क्योंकि पावर में 1 है। सो ऑर्डर 1 अगर है दैट मींस कि योर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। ऑल्सो अगर मैं ऑर्डर 2 ले लूं तो यहां से रेट क्या हो जाएगा आपका? KA की पावर 2। अब अगर फिर से मैं कंसंट्रेशन को डबल कर रही हूं तो रेट नया वाला क्या हो जाएगा? K2A की पावर 2, और 2 की पावर 2 बेटा 4 होता है तो KA की पावर 2 विच इज 4 टाइम्स योर ओल्ड रेट। तो यानी कि रेट यहां पे क्या हो गया? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। कब हुआ? अगर ऑर्डर 2 है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो जो भी आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग रेट बढ़ता चला जाएगा। तो ऑर्डर से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऑर्डर इज गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर कि कैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन चेंज के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे कंसंट्रेशन बदलने से आपका रेट बदलता है। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग जो आपका ऑर्डर यहां पे सर्व कर रहा होता है। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को ऑर्डर की ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब
देखो, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी की हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो मेरे रिएक्शंस भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना। पहला रिएक्शन होता है मेरा एलिमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन आपका वो रिएक्शन होता है जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जो एक स्टेप में हो जाता है, ठीक है। एक स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो गया है तो वो आपका एलिमेंट्री है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है ना, दैट इज फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी गिविंग C है और C प्लस डी गिविंग E है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है दो स्टेप्स में मिला। तो अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होता है, एक एक एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉम्बिनेशन से जोड़ के बनता है, उसको आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो। और इसमें भी अब आपके पास मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, इनमें से कोई एक स्टेप स्लो स्टेप होगा जिसका डेटा आपको देगा। तो जो स्लो स्टेप होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट फॉर्म में RDS, ठीक है। तो ये रिएक्शन का जो स्टेप है, ये मतलब जो इस स्टेप का ऑर्डर होता है वो आपके ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यानी कि स्लो स्टेप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ये रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स क्यों है, एलिमेंट्री क्यों नहीं है? तो अगर आपकी मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि अगर मैं बोलूं आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर या इक्वल टू 3 हो जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप में परफेक्ट कोलिजन करवाना आपका डिफिकल्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट्स यानी मॉलिक्यूलरिटी जैसे जैसे 3 से ज्यादा बेटा हो रही होगी, वैसे वैसे आप ये बोल सकते हो कि अब आप लोग का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो आई गेस सभी को एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जैसे ऑर्डर आपका सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रेट लॉ कहलाता है, वैसे मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्टली आपकी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं उसको आप मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्टली बोल सकते हो। तो दोनों में क्या मैम कोर डिफरेंस रहेगा, है ना। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी बेटा आप लोगों की एक थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, इसको आप देख सकते हो और बता सकते हो, है ना। ऑल्सो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू बेटा ना जीरो हो सकता, ना फ्रैक्शन हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता। ये वैल्यूज इसकी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब अगर जीरो हो गया तो मतलब रिएक्टेंट्स ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगा? फ्रैक्शन में आप रिएक्ट मोल्स नहीं लेते हो और नेगेटिव में भी आप मोल्स को नहीं लेते हो, तो ये सब नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो, है ना, वो तो देख के निकाल सकते हो, है ना, टोटल करके। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा, इसके लिए आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो ऑर्डर कुड बी जीरो, ऑर्डर कुड बी फ्रैक्शन, ऑर्डर कुड बी आल्सो नेगेटिव। ऑर्डर बट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो रेट लॉ से, और कॉम्प्लेक्स के लिए भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो स्लो स्टेप होता है उसके अकॉर्डिंग आप रेट लॉ लिख सकते हो, और उस स्टेप का जो आपका रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो आपके ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर मान लिया जाता है। तो मतलब ऑर्डर आप दोनों के लिए निकाल सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी आप केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आपको ये बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। देन कम्स योर ऑर्डर, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो दो ऑर्डर्स के लिए, विच इज जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों आप लोग को क्लियर रखने होंगे। तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ, ये क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी क्लियर होना चाहिए। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर को स्टार्ट करी हूँ। लेट्स जस्ट डिराइव द फॉर्मूला, है ना। अगर मैं बोलूं एक रिएक्शन है A गिविंग B, तो इसका जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K A की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो A की पावर जीरो हो सकता है। और रेट मेरा माइनस DA बाई DT भी होता है ना, और ये K के बराबर है क्योंकि A की पावर जीरो 1 हो गया है ना। तो यहां से आप बोल सकते हो माइनस DA इज इक्वल्स टू KDT। अब मैं अगर माइनस को उधर भेज दूं तो DA इक्वल्स टू माइनस KDT। अब अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट कर दूं लिमिट्स लगा के, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन, जीरो टाइम से फाइनल टाइम, तो DA का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा A, तो यहां से लिमिट होगी A0 से A इक्वल्स टू माइनस K, टाइम का हो जाएगा 0 से T। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट करोगे तो A माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT। तो यहां से आप बोल सकते हो A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। दिस इज द फॉर्मूला बच्चों फॉर योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जहां पे A आपका क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, A0 आपका क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
के यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज रेट कांस्टेंट, और टी बेटा यहाँ पे क्या है आपका, टाइम। तो कितने टाइम में आपकी, फॉर एग्जांपल ए नॉट आपने 2 मोल से स्टार्ट किया, 5 सेकंड के बाद वो 1 मोल बचा, तो 5 सेकंड इज टाइम, 1 मोल बचा इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, के आप लोग को निकालना होगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, इनमें से आपको 3 चीज देगा, एक चीज पूछ लेगा, वो आप लोग को यहाँ पे पुट ऑन करना होगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है जिसका आपको ध्यान में रखना है, विच इज योर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हाफ लाइफ अगर मैं बोलूं तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नॉट थी, तो इसको आधा अगर मुझे करना है तो ए नॉट बाय 2 करना है, तो इसमें कितना टाइम लगा, है ना, इसको आधा करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, है ना। फॉर एग्जांपल 100 से 50 करने में कितना टाइम लगा, 50 से 25 करने में कितना टाइम लगा, है ना। फॉर एग्जांपल 200 से 100, मतलब आधा करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज योर हाफ लाइफ। तो अगर मैं बोलूं अगर ए नॉट इनिशियल है तो हाफ लाइफ पे ये मेरी फाइनल कंसेंट्रेशन हो, और फाइनल कंसेंट्रेशन अगर ये है तो ये मेरा ए ही हो जाएगा। और अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी है, तो फाइनल की जगह मैं ए नॉट बाय 2 लिख सकती हूँ, ए नॉट को ऐसे ही लिख सकती हूँ, के और टी मेरा हाफ है, टी हाफ, हाफ लाइफ को टी हाफ से शो करते हैं। तो यहां से आप के टी हाफ को बोल सकते हो, विच इज ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2, तो यानी कि के टी हाफ यहां से आपका हो जाएगा ए नॉट बाय 2 के बराबर। तो यहां से आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, ए नॉट बाय 2 के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है ए नॉट बाय 2 के, जहां पे ए नॉट अगेन इनिशियल कंसंट्रेशन है, कि मेरा रेट कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ उसकी कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई जाएगी। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। तो 2 फॉर्मूले आने चाहिए, पहला आपका इनिशियल जो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है वो, और दूसरा हाफ लाइफ का। तीसरा पॉइंट जो आपको आना चाहिए वो है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, तो वो भी और लिख लेते हैं। सो अगर मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करूं, है ना, के, तो अगर मैं बोलूं तो यहां से आपको लिखना है, आप लिखोगे कि मैम रेट इज इक्वल टू के ए नॉट की पावर 0, तो रेट इज इक्वल टू के। अब रेट की यूनिट तुमको पता है, विच इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो यही यूनिट आपकी किसकी हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की भी हो जाएगी। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, दैट इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो 3 तो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, और उसके अलावा हमें कुछ ग्राफ्स याद रखने होंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 3 मेन ग्राफ हैं जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ हो जाएगा आपका ए वर्सेस टाइम का, दूसरा ग्राफ है बेटा हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का, और तीसरा ग्राफ है आपका रेट वर्सेस ए नॉट का। ठीक है, ऑल्सो आपको ये जनरल बात ऑल्सो याद रखनी है कि अगर तो ग्राफ है y इक्वल्स टू एम एक्स के बराबर, तो ग्राफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। अगर y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स का है तो इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप है, और अगर y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स का है तो इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप है। तो ऐसा कुछ आपको 3 इक्वेशन में ग्राफ बन सकते हैं। तो आपको जो भी इक्वेशन देगा उसे आप इससे कंपेयर करोगे और ग्राफ को फाइनल करोगे। फॉर एग्जांपल पहला है हमारे पास a वर्सेस t में, तो a इक्वल्स टू है a नॉट माइनस के टी इक्वेशन है ना। अगर आप इसे कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स का ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, माइनस है क्योंकि, तो यानी कि इंटरसेप्ट और स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, जहां पे a नॉट ये हो गया इंटरसेप्ट, और आप इंटरसेप्ट c होता है और स्लोप m होता है, तो m यहाँ पे किसके बराबर है, माइनस के। सो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो माइनस के होगा। अगर मैं हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट की बात करूं तो हाफ लाइफ होता है ए नॉट बाय 2 के। अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस में तो है नहीं, तो y इक्वल्स टू एम एक्स बोल सकते हो आप। यहाँ पे y एक्सिस पे हाफ लाइफ है, x एक्सिस पे ए नॉट है, तो m क्या बचा बेटा, 1/2 के, यानी कि स्लोप इसके लिए क्या होगा, 1/2 के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। और मैंने बोला भी था कि हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रेट वर्सेस ए नॉट की बात करूं तो रेट ए नॉट पे डिपेंडेंट ही नहीं होता, रेट केवल के पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, तो यानी कि रेट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप ए नॉट को बढ़ा रहे हो बट रेट नहीं बढ़ रहा है, तो रेट वर्सेस ए नॉट का आपका एक पैरेलल ग्राफ बनेगा। तो आप लोगों को 3 फॉर्मूले, पहली बात आपको ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, हाफ लाइफ इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 के क्लियर होना चाहिए, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्लियर होना चाहिए, और 3 ग्राफ क्लियर होने चाहिए ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गए
होंगे। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से मैक्सिमम बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछता है, विच इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेम ही इक्वेशन लेते हैं, ए इक्वल्स टू बी, है ना, और मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट हो जाएगा यहां से के ए की पावर 1। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1, तो माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू के डी टी, माइनस को उधर भेज देंगे तो डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अगेन लेट्स इंटीग्रेट इनिशियल से फाइनल लिमिट्स 0 से t आप लगाएंगे। 1 बाय a का बेटा इंटीग्रेशन होता है ln a, ठीक है, नेचुरल लॉग a नॉट से एक लिमिट्स है माइनस के t, 0 से t लिमिट से, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, एंड ln a माइनस ln b इज ऑल्सो नोन एज ln a बाय b, तो आप इसे a बाय b लिख सकते हो, a बाय a नॉट माइनस के टी। ठीक है, और ln, अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी कि ln a इक्वल्स टू x, तो a होगा e की पावर x। ठीक है, ऑल्सो अगर बाय चांस ये लॉग देता है, इफ लॉग a इक्वल्स टू x, तो ये हो जाता है 10 की पावर x, क्योंकि दोनों के बेस अलग होते हैं। तो यहाँ पे ln दिया है, तो यहां से आप बोलोगे a बाय a नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस के टी, जो कि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि a इज इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस के टी, उधर मल्टीप्लाई करके। तो देखो इवेंचुअली जो आपकी मेन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो कहलाती है a इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस के टी। और दो इससे आप बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। a अगेन यहाँ पे आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन है, a नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है, k रेट कांस्टेंट है, t टाइम है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बट आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन के लिए हम इसे सिंप्लीफाई वर्जन में यानी कि इस इक्वेशन को यूज करेंगे, है ना। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं यहां से, तो आपको एक फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज दिख रहा है वो है ln a बाय a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ln को सॉल्व करना अभी भी टफ होता है। ठीक है, तो आप पहले तो माइनस हटाओ, तो माइनस हटाने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप इसे लिख सकते हो ln a नॉट बाय a इज इक्वल्स टू के टी। अब अगर मैं इसे लॉग में कन्वर्ट करना चाहती हूं तो मेरे को 2.303 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो log a नॉट बाय a का बेटा फॉर्मूला यहाँ पे होगा kt बाय 2.303। देखो तीनों फॉर्मूले सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपके लिए जो सबसे कन्वीनियंट होगा याद करना वो होगा ये वाला फॉर्मूला। सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज log a नॉट बाय a इक्वल्स टू kt बाय 2.303, जहां पे a नॉट आपका अगेन इनिशियल कंसेंट्रेशन है, a आपका फाइनल कंसेंट्रेशन है, k आपका रेट कांस्टेंट है और t आपका टाइम है। हमेशा यही याद रखना है क्योंकि इससे आप बिना किसी गलती के मैक्सिमम क्वेश्चंस को एक बार में सॉल्व कर पा रहे होगे। ठीक है, सो दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो सेम ही कंसेप्ट लगेगा। हाफ लाइफ पे a नॉट आपका बन जाएगा यहां से a नॉट बाय 2, दैट इज माई फाइनल कंसेंट्रेशन। और अगर मैं मेन फॉर्मूले में इसको पुट करूं तो फॉर्मूला है log a नॉट बाय a इज इक्वल टू kt बाय 2.303। तो यहां से आप ये बोल सकते हो log a नॉट अपॉन में a नॉट बाय 2 इज इक्वल टू kt बाय 2.303। यहां से कट जाएगा तो log 2 इज इक्वल टू kt बाय 2.303, जहां पे t हाफ है, t हाफ है, t हाफ है, तो यहां से आप t हाफ को बोल सकते हो इट इज 2.303 इंटू में log 2 बाय आप लोगों का k। अच्छा log 2 वैसे आपको याद नहीं होगा तो मैं बता भी देती हूँ, इट इज 0.3 के आसपास होता है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा 0.693 बाय k। सो हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला रहेगा 0.693 बाय k। ऑल्सो यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि माई हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कोई भी a नॉट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्लियर होना है, log a नॉट बाय इक्वल्स टू kt बाय 2.303। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाफ लाइफ पूछेगा तो सिंपली आपको 0.693 से रेट कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है, वहां से आपका हाफ लाइफ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एंड इफ आई से मैम व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, है ना, तो अगर मैं बोलूं तो यहां से आप बोलोगे कि रेट इक्वल्स टू k a की पावर 1 है, यानी कि रेट है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल्स टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कट गया तो k इज 1 बाय टाइम विच इज 1 बाय सेकेंड या मिनट्स, तो आप इसे सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स भी बोल देते हो। रेट कांस्टेंट का जो आपका यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स कहलाता है। ठीक है,
देखो किसी भी रेट कांस्टेंट के यूनिट से आप ऑर्डर निकाल सकते हो, है ना। के की यूनिट जनरली होती है मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखो लीटर की पावर में जो भी नंबर होता है उसमें आप 1 ऐड कर दो तो आपको ऑर्डर मिलेगा, 0 ऑर्डर हो गया। फॉर एग्जाम्पल के इज सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे तो लीटर में कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0 हुआ, 0 में 1 ऐड करोगे फर्स्ट ऑर्डर का ही है। फॉर एग्जाम्पल के आपको दिया है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर की पावर में 1 है, 1 में 1 ऐड किया 2, तो सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये 0 ऑर्डर का है। तो इस ट्रिक से भी आप लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा एक ट्रिक रहेगा जिससे आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विल बी यार ग्राफ्स। हमारे ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ज्यादा ग्राफ्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्राफ की बात कर लेती हूँ, है ना। तो मेरे पास अगर, ठीक है, इफ आई हैव दैट इज, ठीक है, अगर मेरे पास है log a नॉट बाय टाइम, log a नॉट बाय टाइम, log a बाय टाइम, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, log a नॉट बाय a इक्वल्स टू kt, इसको आप लिख सकते हो log a नॉट माइनस log a kt बाय 2.303 इज इक्वल्स टू kt बाय 2.303। तो यहां से log a नॉट हो जाएगा log a प्लस kt बाय 2.303, और यहां से log a कितना हो जाएगा, उधर उसे मल्टीप्लाई माइनस कर दोगे तो log a नॉट माइनस kt बाय 2.303, ठीक है। तो अगर अब मैं कंपेयर करूं तो यहां से आप बोलोगे कि मैम दिस इज y इक्वल्स टू mx, y एक्सिस पे log a नॉट बाय x एक्सिस पे टाइम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और m क्या हो गया यहां से k बाय 2.303, ठीक है। अगेन अगर मैं log a y एक्सिस पे टाइम x एक्सिस पे log a इंटरसेप्ट मानूं तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप के साथ आपका ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा जहां पे m क्या होगा अगेन k बाय 2.303, ठीक है। लेकिन अगर मैं log a वर्सेस टाइम की बात करूं तो y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स है ना, तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव होगा और m का वैल्यू क्या होगा माइनस k बाय 2.303, ठीक है, माइनस k बाय। तो आपको तीनों इक्वेशन के ग्राफ्स कंपेयर करने आने चाहिए, ठीक है। आइए, अच्छा अगर मैं log की जगह ln का ग्राफ बनाऊं तो क्या सेम ही ग्राफ बनेगा, है ना। अगर मैं log की जगह ln का ग्राफ बनाऊं विच इज अगेन ln a नॉट बाय a वर्सेस टाइम, ln a नॉट वर्सेस टाइम, ln a वर्सेस टाइम, देखो इक्वेशन सेम है, बस यहाँ पे 2.303 हट जाएगा, तो ln a नॉट बाय a इक्वल्स टू kt होता है ना, ln a नॉट इक्वल्स टू ln a प्लस kt होगा, और ln a इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस kt होगा, बस 2.303 हटेगा, तो ग्राफ तो शायद तीनों में सेम ही बनेगा। यस, तो अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू mx है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y इक्वल्स टू c प्लस mx है अगेन पॉजिटिव स्लोप, y इक्वल्स टू c माइनस mx अगेन नेगेटिव स्लोप। तो मैम डिफरेंस क्या है तीनों में, तो डिफरेंस केवल बेटा स्लोप का है, यहाँ पे m है k, वहां पे था k बाय 2.303, यहाँ पे भी m है k, वहां पे भी था k बाय 2.303, और यहाँ पे भी m होगा माइनस k क्योंकि वहां पे था माइनस k बाय 2.303। तो जब भी log का ग्राफ है तो आपको 2.303 को इंक्लूड करना है, और जब भी ln का ग्राफ है तो आप उसे काउंट नहीं करोगे। Last few graphs that we need to know is half life versus a naught, rate versus a naught and rate versus time, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो हाफ लाइफ है आपका a नॉट बाय 2k, सॉरी हाफ लाइफ इज आपका 0.693 बाय k, रेट इज k इंटू a नॉट। तो यहां से आप बोल सकते हो कि मैम ये तो इंडिपेंडेंट है, ए नॉट है ही नहीं, तो पैरेलल ग्राफ बन जाएगा। ये मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बन जाएगा। लेकिन समय के साथ याद रखना रेट हमेशा घटता है क्योंकि कंसंट्रेशन घटती है, लेकिन कभी भी पूरा जीरो नहीं होता। सो रेट इज नेवर कंप्लीटेड, है ना,
इट इज नेवर कंप्लीट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी का एग्जांपल बेटा आपके रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी आपके इसी का एक एग्जांपल कहलाते हैं, इसीलिए वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो आपके कंटिन्यू, स्लो डाउन जरूर हो जाते हैं बट खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द एंटायर समरी फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए हम जैसे वन शॉट्स कंप्लीट करेंगे वो चीज स्टार्ट कर रहे होंगे। पैरेलली आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते रहो ताकि वो आपके खत्म होते रहे। ऑल्सो मैं बैच में जब पढ़ा रही हूँ ये चैप्टर, तो उसमें मैं आप लोगों की पैरेलली साथ में हर एक टॉपिक के साथ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ, और साथ में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स, आपका एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मतलब जब मैं आपको बैच में पढ़ा रही हूँ, आरएम बैच जो है क्लास 12 का, जो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पे जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं वहां पे आपको क्वेश्चन और टॉपिक मतलब पार्ट में करवा रही हूँ। एक पार्ट में फॉर एग्जांपल हम जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, तो जीरो ऑर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मुला पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारे। ऐसे फर्स्ट में पहले क्वेश्चंस, पहले फॉर्मुला पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हम पैरेलली कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिवीजन है, तो वन शॉट में कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से एक बार देख लो, एंड किसी को डिटेल में पढ़ना है तो बैच में भी आगे पढ़ सकता है, क्योंकि वहां पे आप लोग को और भी बेटर तरीके से डिटेल में समझाया जा रहा होगा। लास्ट में मैं बता दूंगी आपको बैच को कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप चाहो तो उसे टाइम से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, और अर्हेनियस और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी क्लियर है। एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर के होते नहीं है बट फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सुक्रोज का 1 मोल लिया और पानी 10 मोल लिया, है ना। तो जब आप रिएक्शन चलाओगे तो 0 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, ये 1 बचेगा, बनेगा और 1 बनेगा, है ना। तो टेक्निकली अभी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि पानी तो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन तो आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये खत्म हो गया। तो पहले जो आपका रेट दोनों पे डिपेंडेंट था, मतलब सुक्रोज पे भी डिपेंडेंट था और पानी पे भी डिपेंडेंट था, यानी कि पहले वो आपका एक सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन था। लेकिन अब जब मैंने रिएक्शन को आगे बढ़ाया तो पानी पे रेट डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि पानी तो पड़ा हुआ है, तो रिएक्शन तो आगे बढ़ना चाहिए। तो रेट उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, केवल सुक्रोज पे डिपेंडेंट है। तो यहां से आपका ऑर्डर क्या हो गया, 1। तो ये रिएक्शंस जो हायर ऑर्डर के होते हैं लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं, उनको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जो रेट है वो डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स on concentration which is present in limited amount। जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है उसके ऊपर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा, ठीक है। आई होप सो सभी लोग को ये बात क्लियर है। चलिए, ओके, सो द लास्ट टॉपिक जो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आपने कंसंट्रेशन समझ लिया कि कंसंट्रेशन से रेट लॉ होता है और वहां से जीरो और फर्स्ट ऑर्डर हमारे को समझना है। देन टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन कैसे डिपेंडेंट है वो अर्हेनियस इक्वेशन बताता है, और अर्हेनियस इक्वेशन सिंपली टेम्परेचर के साथ ये बोलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी रिएक्शन की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं, कोलिजन्स अगर आप लोग के इंक्रीज होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है ना। सो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एक्सपोनेंटली बढ़ता है, मतलब अगर आप हर 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट डबल होता है, मतलब 10 डिग्री पे 2K हुआ, अगली 10 डिग्री पे 4K हुआ, अगली 10 डिग्री पे 8K हुआ, तो एक्सपोनेंशियली आपका टेम्परेचर के साथ वो बढ़ता है। तो आप इसे शो करते हो, अर्हेनियस ने इक्वेशन बोला कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है e की पावर -EA/RT। तो यहां से उन्होंने अपना एक कांस्टेंट भी डाला विच वाज a e की पावर -EA/RT। दिस इज नोन एज योर अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन। अब इसको अगर मैं नॉर्मल लिखूं, क्योंकि E है तो मैं दोनों साइड ln ले सकती हूँ, तो ln K हो जाता है यहाँ से ln A -EA/RT। नॉर्मल फॉर्म में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जहां पे अगर लॉग में लिखना चाहते हो तो log K हो जाएगा log A -EA/2.303 RT। तो या तो आप नॉर्मल फॉर्म में लिख लो, या तो आप ln के फॉर्म में लिख लो, या तो आप log के फॉर्म में लिख लो। सबसे इजी log के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि log के फॉर्म में कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी सिंप्लीफाई यहां से हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो अर्हेनियस आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस बताता है, जो कि मैंने आपको इक्वेशन दिखाई विच इज आल्सो नोन एज योर अर्हेनियस इक्वेशन। अब यहां से आपको ये डाउट होगा कि मैम K इक्वल्स टू A e की पावर -A/RT है ना। तो मैम यहां से आप बोलोगे कि K तो मेरा रेट कांस्टेंट है,
ठीक बात है। ए मेरा अर्हेनियस कांस्टेंट है, या फिर आप इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल देते हो, ठीक है। आर मेरा गैस कांस्टेंट है जो कि 8.314 होता है, एनर्जी जूल में ले रहे हैं हम लोग। टी मेरा टेम्परेचर है। तो ई क्या है? तो ई यहां पे याद रखना, इट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है आपकी? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब ये जो ई है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि मैम एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो जब आप एक रिएक्टेंट ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपने लिया, और जब दोनों का रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे ए के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं, बी के बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन जाता है, और जब ये बन जाता है तो यहाँ से ए बी बन जाएगा, है ना। तो ए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एफ का ए बी का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ए बी का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, विच इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीशी, बहुत जल्दी टूट जाता है, मतलब इट इज अ मतलब नैनो सेकेंड्स में आप समझो कि हो रहा है कि आपका ए का बॉन्ड टूट रहा है, बी का बॉन्ड ए बी का बॉन्ड बन रहा है। तो दिस इज जस्ट हाउ इट इज शोइंग। सो रिएक्टेंट है ये आपका, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो मिनिमम, मतलब मिनिमम क्या है, ये तो एनर्जी चाहिए ही। ये जो एनर्जी आपकी लग रही होती है, ये जो रिएक्टेंट बना से ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इसी को आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन, एक्टिवेट अ रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड कि आप ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म कर सको, क्योंकि जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तभी वो डिकम्पोज होकर आपको प्रोडक्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल से ग्राफिकली शो करने की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास दो तरीके से ग्राफ हो सकता है। अच्छा, पहले दो बातें, एक बात और याद रखना, पहले मैं एक्टिवेशन एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना चाहूं, है ना, तो इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ग्राफ, है ना। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, मेरे पास इक्वेशन है दैट इज log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ बना दूं किसका, log k वर्सेस 1/t का, है ना, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। तो y एक्सिस पे log k, x एक्सिस पे 1/t, इंटरसेप्ट log a और स्लोप है माइनस ई ए बाय 2.303 आर। तो यानी कि अगर आप ग्राफ बनाओगे तो यहां से स्लोप होगा माइनस ई ए बाय 2.303 आर। आर आपको पता है 8.314 होता है, और अगर आपको स्लोप का वैल्यू दिया है तो यहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हो। तो इस ग्राफ के साथ आप निकाल सकते हो। एंड दूसरा तरीका है बेटा, बाय टेकिंग अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर और उसे कंपेयर करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टेम्परेचर पे था एट T1, है ना, log K1 इक्वल्स टू log ए तो कांस्टेंट है रिएक्शन के लिए, EA बाय 2.303 आर T1, ठीक है। अगर मैं बोलूं एट टेम्परेचर T2, तो ये हो जाएगा log K2 इक्वल्स टू log A माइनस EA बाय 2.303 आर T2। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना, तो मैं अगर दो में से एक को माइनस कर दूंगी तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1 विच इज log K2 बाय K1। A से A कट जाएगा, EA बाय 2.303 R अगर आप कॉमन बाहर ले लोगे तो इट विल बी 1/T1 माइनस 1/T2। अगर अब आपको दो टेम्परेचर दिए हैं, रेट कांस्टेंट का वेरिएशन दिया है, ठीक है, बाय टेकिंग अ रिएक्शन एंड कंपेयरिंग रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर, तो आपको K1 K2 दिया है, T1 T2 दिया है, R पता है, तो यहां से भी आप A निकाल सकते हो। तो एक तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो या ग्राफ से बता सकते हो। ये और याद रखने का तरीका है कि अगर ऊपर K2 है तो यहाँ पे आगे T1 है, तो ये दोनों ऑपोजिट रखना है। K2 के साथ T1 का पेयर है, K1 के साथ T2 का पेयर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक बात है। आइए, अच्छा, दो तरीके से ग्राफ और आप लोगों को यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा मेरी हेल्प करोगे बताने के लिए कि कौन सा ग्राफ किस टाइप के रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास एक रिएक्टेंट था, ट्रांजिशन स्टेट था, और फिर उसने तो टूट के आपको प्रोडक्ट दिया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे मेरी एनर्जी है, यहाँ पे मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है कि मतलब रिएक्शन कैसे आपका मूव कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट था,
ट्रांजिशन स्टेट था। अब प्रोडक्ट का एनर्जी थोड़ा ज्यादा है ना, तो अगेन ये आपका एनर्जी और ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बोलूं है ना, तो मैं बोल सकती हूं कि ये मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। ऐसे ही मैं यहां पे बोल सकती हूँ कि मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की जो एनर्जी होती है ना, एक ये, एक प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट, अगर जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट इज बैकवर्ड रिएक्शन, तो दोनों ही केस में मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी है। ऐसे ही यहाँ पे भी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है और एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी है। तो दोनों को मैं क्या क्या बोल सकती हूँ? ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इज, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज आल्सो एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन एक एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की है, यानी कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट, अब उल्टा जाना तो फिर से पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड है ये, और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड है। ठीक है, अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी होता गैप है उसको डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। ठीक है, यहां पर भी एंथैल्पी चेंज है। अच्छा, अब दोनों में एंथैल्पी चेंज कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है? ठीक है, सो इफ आई से डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए है एच एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है ना, तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है तो आप अगर छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है बेटा तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखे जहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी लेस है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और लेस एनर्जी का मतलब कि एक मोर स्टेबल आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, और जब भी एक स्टेबल चीज बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे निकालूं तो डेल्टा एच अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। अब प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है तो ये आंसर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको याद रखना प्रोडक्ट की एनर्जी मोर है, मोर एनर्जी है तो ऑब्वियसली ये आपका अनस्टेबल है, और अगर अनस्टेबल कोई चीज बन रही है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी देनी पड़ती है तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रोडक्ट की एनर्जी लेस होती है तो एक्सोथर्मिक होता है, और जब भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है तो एंडोथर्मिक होता है। तो आपसे ग्राफ में आइडेंटिफिकेशन या लेबलिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बोथ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ग्राफ याद रखना होगा। ठीक है, बात क्लियर है। लास्ट टॉपिक इज योर कैटलिस्ट। ठीक है, हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, और लास्टली कैटलिस्ट भी अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे टर्म्स में कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है, लेकिन खुद से कभी भी चेंज नहीं होता। आप कैसे इंक्रीज कर सकता है? वो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दे, तो जितनी छोटी एक्टिवेशन एनर्जी उतना जल्दी रिएक्शन होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो आपका रिएक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। और वो ये कैसे करता है? एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देके। सो एक कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, बट खुद से कभी भी चेंज नहीं होता, और वो ऐसा करता है बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथवे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यही मैं ग्राफ बना रही हूं नॉर्मल, ठीक है, सो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज अगेन, ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज प्रोडक्ट। तो ये आपका पहले ग्राफ ऐसा बन रहा था। ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं तो अगेन मेरी यहां पे ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी थी। ठीक है, तो अगेन मैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालती तो दिस वाज माय एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, दिस वाज माय एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। अब जैसे आप कैटलिस्ट को इसमें डालोगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा? एक इसको ना शॉर्टकट दे देता है, बोलता है कि तुम ऐसे करोगे कि इधर से चले जाओ, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है। अब अगर ऑल्टरनेटिव पाथवे दिया तो अब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो गई, यहाँ पे छोटी हो गई, तो दिस इज माय एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो आप देख रहे हो उसने जब एक ऑल्टरनेटिव पाथवे दिया तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया। तो कैटलिस्ट ने क्या किया?
catalyst only decreases activation energy by providing an alternative pathway. क्या वो और किसी चीज को चेंज करता है? तो आप बोलोगे नहीं करता है मैम, ठीक है। क्या वो डेल्टा जी को चेंज करता है? क्या वो डेल्टा एच को चेंज करता है? चाहे वो क्या वो के इक्विलिब्रियम को करता है? तो बोलोगे नहीं मैम, और किसी चीज को चेंज नहीं करता, वो केवल ए को चेंज करता है और वो भी उसको डिक्रीज कर रहा होता है। दैट इज द एंटायर थिंग जो आपका कैटलिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, डन है। चलिए, द लास्ट थियोरेटिकल पॉइंट इज योर कोलिजन थ्योरी। तो देखो, हमने समझ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसे कैसे लिखते हैं। हमने ये भी सीख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। अभी जो रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम कोलिजन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वो बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलिजन्स करते हैं और प्रोडक्ट में फाइनली कन्वर्ट होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे है हमारे दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा रेट रिएक्शन बढ़ेगा। इसी को आप टेम्परेचर भी बोल देते हो। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब दूसरी बात है इफेक्टिव कोलिजन। अभी सारे कोलिजन्स आपके प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो अगर आपके जो कोलिजन्स प्रोडक्ट बनाएंगे उनको इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। सो इफ आई से, सबसे पहली चीज है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज बेसिकली एक सेकंड में कितने कोलिजन्स होते हैं उसको आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको आप Z से भी शो करते हो। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी जब आपकी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और यही अरेनियस ने भी यूज करा। उन्होंने बोला टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कोलिजन्स की, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा होता है। सो पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है आपका इफेक्टिव कोलिजन्स। तो सारे कोलिजन्स आपके प्रोडक्ट नहीं देते, ठीक है। देयर आर ओनली सम कोलिजन्स जो आपके प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो उनके लिए बेसिक दो कंडीशंस होती हैं ताकि वो कोलिजन्स प्रोडक्ट दे पाए, जिसका पहला कंडीशन है आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सो अगर मेरे पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, तो आप लोग का जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा होगा, और उसी बेसिस पर आप बोलोगे कि वो कोलिजन इफेक्टिव बनेगा। व्हाट इज मिनिमम एनर्जी? तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन, ठीक है। इसी को ही आप एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हो। और दूसरा है एनर्जी भी होगी, लेकिन अगर मेरे पास क्या नहीं होगी, ओरिएंटेशन, राइट। मेरे पास कोलिजन्स हो रहे हैं बट उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो मतलब अगर आप कोलिजन्स करवा रहे हो तो वो सही डायरेक्शन में एक दूसरे से कोलिजन्स करें। अगर वो गलत, मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो कभी भी कोलिजन नहीं करेगा। एनर्जी भी है तो भी नहीं होगा। एनर्जी होने के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है, तभी एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन बन सकता है। तो देयर आर टू कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। फर्स्ट वन इज योर मिनिमम एनर्जी विच इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, सेकंड इज योर प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आपका वो कोलिजन एक इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर को जब आप रिवाइज भी कर रहे हो, इस वन शॉट को 2-3 बार देख लो, नोट्स एक बार बना लो, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी रीड करने की भी जरूरत है। बस क्वेश्चंस लगा लीजिएगा जो आपके पैरेलली एनसीईआरटी में है। बाकी मेरे साथ पढ़ना है तो आप बैच में भी पढ़ सकते हो, वहां भी मैं सब कुछ कंप्लीट करवा ही रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर को रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस, ऑल्सो इसके बाद अरेनियस इक्वेशन और कैटलिस्ट और कोलिजन थ्योरी, ये 7 टॉपिक में डिवाइड कर लेना। और जब भी रिवाइज करो तो इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आप रिवाइज करना, ताकि आप चीजों को कर पाओ। पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन में और मेरे टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगी। और अगर आप लोग को मेरे साथ डिटेल में बेटा पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास 6 से 7 महीने हैं, एंड आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि जब भी आप मेरे साथ जुड़ते हो, चाहे आप, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड्स में मेरे साथ पढ़ते हैं लास्ट में आके, लेकिन अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आप लोग को डेफिनेटली और भी बेटर रिजल्ट्स मिल रहे होंगे और आपको प्रेशर और टेंशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप लोग पूरा स्टार्टिंग से पढ़ो, और इसके साथ आपको फिर कोई ट्यूशंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप ऐप पे जाके एक बार बैच चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्लास 12 सेक्शन में जाना, क्लास 12 बोर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है क्लास 12 का जो आपका फ्रेश बैच है वो है आधार 3.0, ठीक है। यहाँ पे आधार 3.0 साइंस स्ट्रीम का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप, अगर मैं बात करूं
तो नीचे अगर आप जाओगे तो स्टडी प्लान भी दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप स्टडी प्लान भी चेकआउट कर सकते हो। पीसीएमबी यहाँ पे आपको चारों का दिख रहा है। बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे पहले आपको कोड अप्लाई करना है, तो यू विल अप्लाई द कोड Y513, क्योंकि ये मेरा कोड है और इसी के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो Y513 कोड के साथ दिस इज 4314 का बैच है, ठीक है। ये जो प्राइस है ये आपके पूरे साल का प्राइस है, ठीक है। दिस इज फॉर 12 मंथ्स एंड दिस इज फॉर 4 सब्जेक्ट, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो है। यानी कि आप समझो कि एक सब्जेक्ट 1000 रुपीज का है पूरे साल का। आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप लोग अगर ये कर रहे हो तो आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। 110% आपका बोर्ड्स इस पे पूरी तरीके से कवर है। इनफैक्ट सीयूईटी भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए केमिस्ट्री में तो सेम ही सिलेबस है, बस अगेन एक्स्ट्रा हमें एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना होगा, जो कि मैं बोर्ड्स में भी करवा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आता है, मतलब सब्जेक्टिव दोनों ही आता है। तो मतलब आई थिंक अगर आप प्रॉपर और स्मार्ट चॉइस लेना चाहते हो तो ये बैच आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे आपकी पूरे साल का टेंशन खत्म हो जाएगा और आपको पता है कि आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी, ठीक है। सारी सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, कोई दिक्कत फिर भी रहती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। दिस इज माई ईमेल आईडी ayushi.sharma@adda247.com, और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में डाल के जाइएगा कि आप लोगों का चैप्टर क्या पूरी तरीके से क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर विद अ येलो हार्ट। एंड नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अगले वेडनेसडे को ऑर्गेनिक के साथ। मीनवाइल ऑर्गेनिक या डी ब्लॉक जो आप बोलोगे कौन सा आप चाहते हो ये भी कमेंट में डाल देना, तो वो चैप्टर मैं पहले करवा दूंगी, और बैच में तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो टेक अ वाइज डिसीजन एंड आई थिंक यू शुड ज्वाइन द बैच, क्योंकि ये आपके लिए सच में बेनिफिशियल रहेगा। ऑल द बेस्ट।